हाय फ्रेंड्स, ये हमारी मोहब्बत की अधूरी दास्तां कहानी का 13वां एपिसोड है। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले वो देखिए, तभी आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी। प्रशांत को अभी भी यह नामुमकिन लग रहा था कि आशीष गुप्ता प्राइस मनी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करेगा। सिर्फ 2 घंटे बाद ही गुप्ता कंपनी ने प्राइस मनी बढ़कर 1 करोड़ रुपए कर दिया, जैसा कि काव्य की उम्मीद थी। फिर प्रशांत जाकर काव्य के पैरों में गिर गया। उसे अब काव्य भगवान लग रही थी। काव्य उसे उठाकर रहती है, अरे यह क्या कर रहे हो दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा था, आप में तो महान ज्ञान है। दीदी, आपको कैसे पता कि ऐसा ही होगा? आपने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन दिया था, आप तो ज्ञान की देवता हो। काव्या ने प्यार से मुस्कुराते हुए उससे कहा, प्रशांत, मुझे पूरा यकीन था इस वायरस को मेरे अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, और अगर इस वायरस को टाइम से खत्म नहीं किया गया है तो गुप्ता कंपनी टाइम से खत्म भी हो जाएगी। उस कंपनी का मेन प्रोजेक्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। वो वायरस गुप्ता कंपनी के किंग कोंग सिक्योरिटी सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। वह वायरस ज्यादा डेंजरस नहीं था जिसने गुप्ता कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा था। बस वह उसी के कंप्यूटर को दिन में 1 या 2 बार रिसेट कर रहा था, बस, और कुछ भी नहीं। मार्केट में जैसे जैसे इस सॉफ्टवेयर की बदनामी हो रही थी, इसे लोग अनइंस्टॉल कर रहे थे। इससे गुप्ता कंपनी की बदनामी हो रही थी। वायरस को बनाए अभी 2 ही दिन हुए थे। गुप्ता कंपनी को इससे बहुत नुकसान हो रहा था। उन्हें इस वायरस को रोकने के लिए कुछ तो करना ही था, इसीलिए उन्होंने 1 कर फार्म पर प्राइज मनी बढ़ाया है। इसीलिए उस वायरस को कोई भी खत्म नहीं कर पा रहा था। तभी काव्या ने कहा, उसे तो मेरा शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि मैं लालची बिल्कुल भी नहीं हूं। मुझे तो बस उसके 1 करोड़ रुपए चाहिए। प्रशांत को आशीष गुप्ता पर तरस आ रहा था, लेकिन प्रशांत पर उसने जो हमला करवाया था वह इसी 1 करोड़ का जिम्मेदार भी था। अगर प्रशांत को पहले पता होता कि इस मार से उसे 1 करोड़ का फायदा होता तो वह पहले ही मार खा लेता। प्रशांत मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसका मार खाना बेकार नहीं गया। उसका मार खाना 1 करोड़ रुपए का फायदा दिला रहा था। अब प्राइस मनी भी 1 करोड़ रुपए हो चुकी थी। तो काव्या ने 004 के नाम पर आशीष गुप्ता से कांटेक्ट किया और उसे वायरस खत्म करने की बात कही। आशीष गुप्ता ने तुरंत काव्य की बात का जवाब दिया। आशीष गुप्ता को बहुत खुशी हुई कि कोई तो इस काबिल है जो इस वायरस को खत्म कर देगा। आखिर आशीष गुप्ता को ऐसे ही इंसान की जरूरत भी थी। आशीष गुप्ता ने मैसेज किया कि आप जैसे ही इस वायरस को खत्म करोगे, हम आपके अकाउंट में प्राइस मनी ट्रांसफर कर देंगे। फिर काव्या ने उसे जवाब दिया कि वो 2 घंटे बाद आपको मैसेज करता हूँ। प्रशांत ने उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर 004 का नाम देखा तो वह हैरान हो गया। उसने काव्य से कहा, तो आप ही वह फेमस 004 हैकर की दुनिया में आप ही का नाम छाया हुआ है। मैंने 1 कर फार्म पर काफी सुना है कि 004 के आने से 1 कर की दुनिया में हलचल मच चुकी है। लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, पर मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह 004 आप ही है। काव्या को नहीं लगा कि उसे प्रशांत से कोई भी बात छुपानी चाहिए, तो उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उससे कहा, हाँ, वह 004 में ही हूँ। प्रशांत को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे बहुत गर्व महसूस होने लगा। प्रशांत ये जानकर बहुत खुश तो था, लेकिन उसे अपनी बहन पर गर्व के साथ साथ घमंड भी होने लगा। प्रशांत को अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी भी आ रही थी कि उसे 004 की पहचान का अंदाजा पहले क्यों नहीं हुआ। फिर प्रशांत को एहसास हुआ। उसने काव्य से कहा कि दीदी, आपको डर नहीं है? अगर उन लोगों को पता चल गया कि इस वायरस को आपने ही बनाया और आपने ही खत्म किया तो फिर क्या होगा? क्योंकि मार्केट में इसे कोई खत्म नहीं कर पा रहा है, और अगर आप कर दोगे तो थोड़ा कुछ तो उन्हें पता चल ही जाएगा। प्रशांत का कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि वो वायरस कोई खत्म नहीं कर पा रहा है और 004 उसे कैसे खत्म कर देता है। काव्य की आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर थी और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जल्दी जल्दी चल रही थी। फिर काव्या ने प्रशांत से कहा, इसके लिए उन्हें जानना होगा कि मैं हूं कौन, क्योंकि उसने अपनी आईडी सबसे बचा कर रखी थी। उसने अपना नाम 004 के नाम पर रखा था, इसलिए उसे पहचानना नामुमकिन था। उसने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा था जिससे लोगों को पता चल सके कि 004 है कौन। गुप्ता कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यह वायरस हटाना। काव्या ने इस वायरस को खत्म ही नहीं किया, बल्कि सॉफ्टवेयर में जो गलतियां थी उसके बारे में भी उसने आशीष गुप्ता को बताया। उसने
उन्हें सही करने के तरीके भी बताए। उसने इतनी दया के पीछे अपने असली इरादे छुपा रखे थे। वह इरादे बहुत बड़े थे जो आगे चलकर आशीष, आरती और बबीता पर बहुत भारी पड़ेगी। ये देखकर प्रशांत हैरान था। उसने काव्य से कहा, दीदी हमें सिर्फ वायरस हटाना था, आप सॉफ्टवेयर के बारे में उन्हें क्यों जानकारी दे रहे हो? क्या वह भूल गई थी? आशीष गुप्ता उनका दुश्मन है। प्रशांत, यह सब मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ, उनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस पर मैं कभी भी दूसरा वायरस बना सकती हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उनकी मदद नहीं कर रही हूँ। आशीष को ये शक 004 पर ही जा रहा था। उसको लग रहा था कि यह वायरस उसकी कंपनी में 004 ने भेजा है, लेकिन जब 004 में उनकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसका ये शक चुटकियों में बदल गया और उसने उनकी कंपनी से यह वायरस हटाया। तो तुरंत उसने रिवॉर्ड अमाउंट जो 1 करोड़ का था वह उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया और उसने 10 लाख रुपए अपनी तरफ से भी ट्रांसफ़र करवाए थे। यानी उसने टोटल 1 करोड़ 10 लाख रुपए 004 के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए और उसने 004 को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करते हुए कहा, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह हमारी मदद करते रहेंगे। हमारी कंपनी को बहुत खुशी होगी अगर आप आकर हमारी कंपनी में काम करें। आदित्य की तरह वह भी ऐसे टैलेंटेड हैकर को अपनी कंपनी में जोड़ना चाहता है। काव्या ने उसका मैसेज देख लिया, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर 1 करोड़ 10 लाख का मैसेज आता है। काव्या ने ये मैसेज देखा तो फिर उसने हैकर फार्म पर अपना अकाउंट लॉग आउट कर दिया और वहां से अपने सारे सबूत मिटा दिए। फिर उसने प्रशांत से कहा, प्रशांत कल हम ही कार लेने जा रहे हैं, तुम 50 लाख तक की कार चूज कर सकते हो। ये सुनकर प्रशांत की आंखों में चमक आ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं से खुशियों का तूफान आ रहा है और वह चाहे भी तो इस तूफान को नहीं रोक सकता है। फिर प्रशांत इस खुशी के साथ अपने रूम में चला गया और वह अपने लैपटॉप पर कार ढूंढने लगा कि कल वह कौन सी कार लेंगे। काव्य की अब नई इज्जत शोहरत की शुरुआत भी हो चुकी थी। अब वह नहीं तो जिंदगी की शुरुआत भी कर रही थी। वह उन लोगों को अब अपनी इज्जत दिखाना चाहती थी जो उसका फायदा उठाते थे, जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। फिर उसे आरव की बर्थडे पार्टी का याद आया। वह वहां पर सभी को दिखाना चाहती कि वह उसकी माँ है और वह भी किसी से काम नहीं है और वह आरव को बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होने देगी। आरव की बर्थडे पार्टी 2 दिन पहले से ही ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी थी, क्योंकि वह आदित्य ओबरॉय का एक लौता बेटा जो था। वह लोग बहुत खुश थे जिसे वहां उसे पार्टी का इनविटेशन मिला था। रानू ने भी बहुत तैयारी की थी। वह आदित्य को ये दिखाना चाहती कि वह आरव की एक अच्छी माँ बन सकती है, आरव का बहुत ध्यान रखेगी। आदित्य और उसका रिश्ता पक्का होने के बाद यह उसकी पहली पार्टी थी। वह उसे पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। वह चाहती थी कि अब सभी को पता चले कि वह आदित्य की होने वाली पत्नी है और सभी को बताना चाहती कि आदित्य अब सिर्फ उसका है। तभी उसकी माँ कमरे में आए। उन्होंने काव्य से कहा, क्या हुआ काव्या, आज बहुत खुश हो? वह कहते हैं ना कि माँ को बच्चों की सब खुशी के बारे में पता था, तो उसकी माँ को भी सब पता था कि रानू आज इतनी खुश क्यों है। उन्होंने उससे कहा, रानू तुम कल पार्टी के लिए आज इतना खुश होना। तभी रानू ने वह गाउन अपने ऊपर लगाकर उनसे कहा, माँ ये गाउन कैसा लग रहा है? उसकी माँ उसके सिर पर हाथ रखकर उसे रहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मेरी बेटी तो है ही इतनी सुंदर कि वह कहीं भी हो वह सबसे सुंदर ही दिखेगी। और अब तो तुम्हारी शादी आदित्य से होने वाली है, तो अभी किसी का तुमसे मुकाबला ही कैसे हो सकता है? तभी अचानक रानू ने उसकी माँ से कहा, माँ कल कहीं वहाँ वह काव्य गई? तो रानू की माँ गुस्सा जताते हुए कहती है, क्यों कल वह वहाँ आखिर क्यों आएगी? माँ आखिर वह आरव की माँ है और मुझे लगता है कि कल वह वहाँ जरूर आएगी। मैं खुद आदित्य से थोड़ी देर बाद कहूँगी कि वह काव्य को पार्टी में आने के लिए इनवाइट करें। तभी उसकी माँ गुस्से में उससे कहती है, आखिर तुम्हें उसे काव्य से क्या मतलब? तुम उसे बिल्कुल भी इनवाइट करने के लिए आदित्य से नहीं कहोगी?
रानू की माँ काव्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि आदित्य और काव्य का रिश्ता टूट गया और अब उसकी बेटी रानू को वह मिलने जा रहा था जो उसकी पसंद है। तभी रानू ने उसकी माँ का हाथ पकड़ा और उससे कहा, माँ आपको अब भी समझ नहीं आता वह काव्य बुरी, गंदी और भिखारी हो जैसी लगती है। उसे तो पार्टी में आने में ही शर्म आएगी। अगर वह पार्टी में अभी गई तो पार्टी में मनोरंजन के लिए फ्री में जोकर मिल जाएगा। आरव की बर्थडे पार्टी में शहर के अमीर और नामी लोग आने वाले हैं और सभी लोग बहुत ही महंगे और सुंदर कपड़े पहनकर आएंगे और ऐसे माहौल में काव्य एक गंदगी की तरह दिखाई देगी और माँ वह जो कपड़े पहनकर आएगी वह वहां पर काम करने वाले वेटर से भी घटिया होंगे और इसीलिए वह पार्टी में एक मजाक बनकर रह जाएगी और वह खुद के साथ साथ अपने बेटे की शर्मिंदगी का कारण भी बनेगी। क्या मॉम आप समझी नहीं थी क्या? ऐसा कहकर उसने काव्य का मजाक उड़ाया। एक बार फिर उसने अपने गंदे इरादे अपनी माँ के सामने रखे। रानू ने अपने मन से वादा किया कि अगर काव्या ने पार्टी में आने की हिम्मत की तो वह उसकी इतनी बेइज्जती करवाएगी कि उसे शर्म से करने का मन करेगा। उसे काव्या ने पिछली बार मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत की थी ना, अब उसे अपनी गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अपनी बेटी का इरादा जानकर रानू की मन खुश हो गई थी और उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, कितना अच्छा आइडिया है, मेरी बेटी तो बहुत स्मार्ट हो गई है। तुम सही कह रही हो, हमें उसे बेइज्जत करने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। उसे सच्चाई तो पता चलनी ही चाहिए कि वह मेरी बेटी के बराबर ही कभी नहीं कर सकती है। तभी रानू ने कहा, ठीक है तो मैं भी फोन करके आदित्य से बोल देता हूँ। इतना कहकर रानू आदित्य को फोन करने चली गई। फिर रानू ने आदित्य से कहा, आदित्य आरव ने बहुत सालों से अपनी माँ को नहीं देखा तो हमें काव्य को इनवाइट करना बहुत अच्छा रहेगा और मुझे लगता है कि आरव भी उससे मिलना चाहता है। एक काम करते हैं ना, हम उसे पार्टी में बुला लेते हैं और फिर हमारी शादी के बाद वह आरव से मिलना चाहेगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। रानू का दिमाग ऐसे ही चालाक नहीं था। उसे लग रहा था कि आदित्य को अपने पागल बैठे आरव की खुशी की जहां बात आती थी वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। इसलिए काव्या को इनवाइट करने के लिए उसने आरव का फायदा उठाया। ये सुनकर आदित्य हैरान हो गया, लेकिन रानू को क्या पता था कि आदित्य काव्या को पहले ही पार्टी में इनवाइट कर चुका है। आदित्य ने उसे एहसास दिलाते हुए कहा, ठीक है मैं काव्य को इनवाइट कर दूंगा और कुछ नहीं आदित्य, और कुछ भी नहीं, मैं कल पार्टी के लिए जल्दी ही आ जाऊंगी। आदित्य ने सिर्फ ओके कहा और फिर आदित्य ने उसे गुड बाय बोलकर फोन रख दिया। आदित्य घर पर ही था, अभी उसके पास ही बैठा था। तभी आदित्य नीचे बैठ गया और उसने आरव के सर पर हाथ रखकर कहा, आरव बेटा कल तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? आरव ने कहा, पापा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हालांकि आरव के पास सभी चीज थी, उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी और न ही उसे कुछ चाहिए था। और इस तरह की बर्थडे पार्टी उसे हमेशा ही बोरिंग लगती थी। सभी बड़े लोग बातें करने में बिजी हो जाते और वह कहीं कोने में खो जाता। उसका बस चलता तो वह कभी ऐसी पार्टी में नहीं जाता। आदित्य ने शरारत करते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? अभी भी टाइम है, जब मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर दूंगा तो मैं ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन आरव का चेहरा मायूस हो गया। वह आदित्य को कुछ बताना चाहता था लेकिन उसने नहीं बताया। उसे लगता था कि वह आदित्य से कहेगा, आदित्य वो उसकी विश कभी पूरी नहीं करेगा। आदित्य भी आरव का मायूस चेहरा देखकर उसे बताना तो चाहता था कि कल उसकी मामा पार्टी में आने वाली है, लेकिन वह सरप्राइज वह आरव के लिए कल के लिए रखना चाहता था। आदित्य रानू की तरह काव्य को पार्टी में बेइज्जत करने के लिए नहीं बुला रहा था। जब रानू ने उसे इनविटेशन के लिए कहा था तब आदित्य ने अपने मैनेजर से रानू के लिए ड्रेस और ज्वेलरी साथ भिजवाई थी, लेकिन काव्या ने वह सब लेने से मना कर दिया था।
आदित्य को पहले ही पता था कि काव्या अब अपनी हवेली में जा चुकी है और इन दिनों में उसकी जिंदगी में काफी बदलाव हो चुके हैं। वह बहुत ज्यादा बदल चुकी है। आदित्य ये सब कुछ जानता था। आदित्य का भेजा हुआ सामान काव्या ने लेने से साफ इनकार कर दिया। मैनेजर ने आदित्य को जाकर बताया कि वह पार्टी में जरूर आएगी और एड्रेस और ज्वेलरी के लिए उन्होंने आपको थैंक यू कहा है और यह सामान वह खुद खरीद लेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने ये लेने से मना कर दिया। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि यह औरत है क्या चीज, इतना सब कुछ खरीदने के लिए वह पैसे कहाँ से लाएगी। हालांकि उसकी जीत को जानते हुए आदित्य ने दोबारा कोशिश नहीं की। उसे पता था कि दोबारा भी जवाब नहीं आएगा। आदित्य वह इंसान नहीं था जो किसी बुक को कवर से जज करता हूँ। उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि काव्या पार्टी में कैसी लगे, पर उसे यकीन तो हो गया था कि काव्या ने इस पार्टी को सीरियसली लिया है और यह खबर बहुत फैलने लगी कि आदित्य ने काव्या को इनवाइट किया है और यह बात आदित्य के माता पिता को भी पता चली। लेकिन आदित्य की मां को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आदित्य ने उन्हें शांत करते हुए कहा, मां उसने कभी हमारी शादी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा और ना ही कुछ गलत किया। मैं उसे क्यों नहीं बुलाऊं? मां, आखिर वह आरव की मां है। मुझे पता है आदित्य, लेकिन रानू पार्टी में वहां ये सब कुछ देखेगी और वह काव्या को उससे पार्टी में देखोगी तो क्या सोचेगी और हम उसे क्या बोलेंगे? मन शांत हो जाए। ये रानू का ही आइडिया था। उसने ही मुझे फोन करके कहा था कि मैं काव्या को इनवाइट करूं। एक बार के लिए तो आदित्य की मां भी हैरान हो गई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि रानू कितनी महान है, रानू का दिल कितना बड़ा है। यह उसकी अच्छाई है कि उसने काव्या को इनवाइट करना चाहा। आदित्य की मां के मन में रानू के लिए इज्जत और प्यार और भी ज्यादा बढ़ रहा था। लेकिन आदित्य की मां को एक ही बात का डर था कि कहीं वह काव्या पार्टी में उनके परिवार की इज्जत खराब न करे। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अब वह काव्या उसके परिवार का हिस्सा नहीं है तो इज्जत सिर्फ उसकी ही खराब होगी, उनके परिवार की नहीं। जिसने भी यह बात सुनी सभी को यही लग रहा था कि काव्य के आने से पार्टी थोड़ी खराब होगी। रानू सिर्फ कल के तमाशे के लिए इंतजार कर रही थी। उसके दिमाग में काव्य को नीचा दिखाने के लिए जो कल्पना थी वह पूरी होने वाली थी और काव्य को अब वह बेइज्जती का मतलब अच्छी तरह से समझने वाली थी। ये सोच सोचकर वह बहुत ही ज्यादा हंस रही थी। आदित्य ने शहर का सबसे बड़ा होटल पार्टी के लिए बुक किया था। उसे होटल में पार्टी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। पार्टी में बच्चों का होना बहुत ही ज्यादा खुशनुमा लग रहा था। अपनी खूबसूरत ड्रेस पहने रानू पार्टी में आने वाले लोगों का वेलकम इस तरह कर रही थी कि वह सब उसी की पार्टी में आए हैं। वह आदित्य से ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। सभी लोग उसकी और आदित्य की सगाई के बारे में जानते थे तो उससे मिलने के लिए भी बेताब थे। इतनी इज्जत मिलने के कारण रानू मानो जैसे हवा में उड़ रही हो। वह पार्टी में खुद को रानी की तरह मान रही थी। पार्टी हॉल के साथ साथ वह खुद भी चमक रही थी। उसकी हीरो जैसी स्माइल सभी की आंखों को अट्रैक्ट कर रही थी और रानू भी यही चाहती थी, लेकिन उसके लिए इतना काफी नहीं था। वह काव्या का इंतजार कर रही थी क्योंकि काव्या के आने से उसकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि उसे अपने मकसद में भी कामयाब होना था। रानू इधर उधर काव्य को देख रही थी। तभी आरती एक सुंदर गाउन पहले वहां पहुंचती है। वह रानू से गले लगती है। कंग्रेचुलेशन रानू, मैंने सुना है बहुत जल्द तुम्हारी आदित्य से शादी होने वाली है। आरव बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे जैसी इतनी अच्छी मां मिलने वाली है। रानू पहले से ही जानती है कि आरती और काव्य बहन है, लेकिन उसे ये भी पता था कि वह दोनों तेल और पानी की तरह है जो एक साथ कभी नहीं होते हैं। और हाँ, एक कहावत तो पहले से ही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यही कुछ मेलजोल रानू और आरती के बीच था। दुश्मन का दुश्मन तो उसका दोस्त हुआ। रानू ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, अरे तुम तो गुप्ता परिवार की ही बहू आरती हो। और रानू ने भी उसे कंग्रेचुलेशन कहा। आरती, तुमने भी भगवान जैसे पति को चुना है।
आशीष एक बहुत अच्छा इंसान है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। आरती हंसते हुए उसे रहती है तुम्हारे और आदित्य के सामने तो हम कुछ भी नहीं है, और आदित्य और तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम आदित्य के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। आरती की छोटी सी कोशिश ने रानू को बहुत खुश कर दिया था, और आरती का मकसद ही यही था। वह जानती थी कि जल्दी ही आशीष और आदित्य के बीच में एक पार्टनरशिप डील होने वाली है, और ऐसी पार्टनरशिप के बीच में इन दोनों का तालमेल भी बनाना तो पड़ता है। रानू ने खुश होते हुए उससे कहा, आरती तुमने तो मुझे सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। मैं तुम्हारी बहन की तरह एक अच्छी माँ बन भी पाऊंगी या नहीं यह मुझे नहीं पता। आरती उससे कहती है, अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। काव्या आरव की जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं थी, और कुछ सालों से तुम ही उसकी असली माँ हो, और तुम्हारे अलावा है भी कौन जो उसे माँ का प्यार दे सके। मुझे पूरा यकीन है कि आरव ने तो अपने दिल में अपनी माँ की जगह तुम्हें दे भी दी होगी। रानू की तो खुशी नहीं समा रही थी अपनी तारीफ सुनकर। उसने आरती से कहा, आरती क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं ये रिश्ता तुम्हारी बहन से तो अच्छा ही निभाऊंगी। बिल्कुल रानू, मेरी बहन और तुम कभी बराबर नहीं हो सकते हो। तुम ये रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से निभाओगी। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी बहन होने के बावजूद मुझे उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, इसलिए ये साफ पता चलता है वह इंसान कहलन के लायक नहीं है। आखिर पार्टी में होने क्या वाला है? काव्या कब तक पार्टी में आएगी? आखिर काव्या पार्टी में आएगी भी या नहीं? क्या आरव अपनी माँ को पहचान पाएगा? जब आरव काव्य से मिलेगा तो वह उसके साथ कैसा? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे हम इस कहानी के अगले एपिसोड में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे, और कमेंट में ये बताना मत भूलना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।